नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या विरोध के नाम पर विरोध प्रदर्शनकारी पत्थरबाज कश्मीर में आतंकियों को बचाने पर अब तुल गए हैं? कश्मीर में आतंक से मुक्ति के रास्ते में पत्थरबाज फिर से रोड़ा बन रहे हैं। बड़गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां आतंकियों की घेराबंदी कर रहे सुरक्षा के जवानों पर ही पत्थरबाजों ने उल्टा हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई। जवानों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कश्मीर में अमन लाने की हमारी प्लानिंग पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है? अगर ये पत्थरबाज सुरक्षा बलों पर ही हमला कर रहे हैं तो क्या ये आतंकियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, आतंकियों का संरक्षण कर रहे हैं? आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान के बहकावे में आए पत्थरबाजों से निपटा कैसे जाए? कश्मीर की घाटी से आई ये तस्वीरें बेचैन कर देने वाली हैं। आतंकग्रस्त कश्मीर के ये वो पत्थरबाज हैं जिन्हें अपनी ही सेना को निशाना बनाने में कोई हिचक नहीं हो रही। बड़गाम में आतंकियों से दो हाथ करने के लिए जब सेना ने मोर्चाबंदी की, देश के दुश्मनों की ढाल ये पत्थरबाज बन गए। दहशतगर्दों से ऐसी सहानुभूति कि इन लोगों ने अपने ही जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जरा सोचिए, ये कितनी चिंता की बात है कि आतंकवादियों को सेना की गोलियों से बचाने के लिए ये आम लोग देश के जवानों पर हमले कर रहे हैं। एक तरफ आतंकी और एक तरफ ये पत्थरबाज। सेना के जवानों को दो मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है। ये जम्मू कश्मीर और दिल्ली की हुकूमत के लिए सतर्क हो जाने वाली घटना है। इस मुठभेड़ से यह साफ हो गया है कि कश्मीर की घाटियों में पाकिस्तान की साजिश कामयाब हो रही है। भारत के खिलाफ कश्मीर के नौजवानों को भड़काने में पाकिस्तानी एजेंसियां सफल हो रही हैं। देखिए, इसके बारे में तो आम लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे पुलिस। और उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़ाम और तफ़हीम से होगा और अमन से हासिल होगा। बड़गाम में हुई इस मुठभेड़ में सेना के जवानों को मजबूरन इन पत्थरबाजों पर गोलियां चलानी पड़ी। 2 की मौत की खबर भी है। लेकिन कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की साजिश सफल नहीं होने वाली ये भी तय है। मैं इसको चेतावनी नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। देखिए, आर्मी के पास तो सिर्फ बंदूक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ये तस्वीरें हमारे लिए सबक भी हैं। कश्मीर पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हालात को हाथ से और फिसलने नहीं दिया जा सकता। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शबनम लोन जो कि एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, वो सीधे जुड़ गई हैं। सोहेल बुखारी साहब जो कि मीडिया सलाहकार हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, वो हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। और शबनम लोन जी, मेरा पहला सवाल आप ही से होगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि इन तस्वीरों को आप गौर से देखें। दरअसल आज सेना ने अपनी तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन था। उन्होंने घर को भी जीरो इन कर लिया। उसके बाद विरोध के नाम पर ये तमाम लोग बीच में आए और उन आतंकियों को बचाने के लिए बीच में खड़े हो गए, जिसके बाद मजबूरन सेना को यह कार्रवाई करनी पड़ी। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में भारतीय सेना के प्रमुख ने
16 फरवरी 2017 को क्या कहा था, एक बार आपको सुना देते हैं, फिर पहला सवाल आपके पास। मैं इसको चेतावनी नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। देखिए, आर्मी के पास तो सिर्फ बंदूक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। आतंकी हथियार के साथ पकड़ा गया, आतंकी को मार भी गिराया गया। अब शबनम लोन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये पत्थरबाज जो दरअसल वहां पर विरोध के नाम पर आतंकियों को बचाने के लिए पहुंचे थे, सेना ने अगर फायरिंग की तो क्या ये ऑपरेशन सही नहीं है? क्योंकि आखिरकार आतंकियों को बचाने वाले पर किस तरह का रुख अपनाया जाए, आप ही बताइए। अंजना जी, मैं आपसे इजाजत लेके एक बात कहूंगी, ये मेरी बदकिस्मती है, आपकी बदकिस्मती है और हम सब नॉर्मल जो सीधे साधारण लोग हैं उन सब की बदकिस्मती है कि सेना और कश्मीरी अवाम एक दूसरे के सामने अब इस तरह से आ गए हैं जैसे दुश्मनी सेना और कश्मीरी लोगों की है। आपको मैं एक बात कहना चाहती हूं कि ये कैसे हुआ। सेना और कश्मीरी अवाम 25 साल पहले भी यही शोरिश थी वहां, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये सियासतदान है जिन्होंने अपनी कुर्सियों के लिए लोगों के बच्चों को उकसाया। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा जो आपको अभी दिख रही थी टेलीविजन स्क्रीन पे, जो ये कह रही थी ये जी अब हमको हल करना पड़ेगा, लोगों को खुद सोचना पड़ेगा, मैं वसूख से कह रही हूँ और दियानत से कह रही हूँ। महबूबा मुफ्ती जब पावर में नहीं थी तो हर रोज आप उनको लाल चौक में प्ले कार्ड लेके वो सिर्फ आर्मी के खिलाफ शोरिश उन्होंने फैलाई। कश्मीरी लोगों को सबसे ज्यादा इनसिक्योर अगर किया है आर्मी के अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि इन लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है एक लिमिटेड दायरे के तहत चलती है। इसलिए इन हुकूमतों का जो पिछले 25-26 साल से है, कश्मीरी लोगों के नाम पर ये सेंटर से सिर्फ पैसा लेते हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, जो भी कोई काम है उसके लिए कहते हैं हमको पैसा चाहिए। मैं आपको कश्मीरी अवाम की तरफ से कह रही हूँ, वादा बंद होके कह रही हूँ कि नहीं भेजें कोई पैसा, इन मिनिस्टरों को बंद कर दें जितनी देर तक वहां पे हालात ठीक हो जाएं। हम कश्मीरी अब भूखे रहेंगे, लेकिन ये चीजें हमको अब बर्दाश्त नहीं। हम नहीं चाहते हैं वहां खून खराबा हो, हम नहीं चाहते हैं कि आर्मी और लोगों के बीच में इस तरह की झड़पें रोज रोज हो। ये एक पॉलिटिकल मसला है और ये जो ये हुकूमतें वहां पे बनाई गई हैं जो नई दिल्ली के इस पे उनके रहमो करम पे चलती हैं, ये वहां पे चलने वाला नहीं है। अफसोस मुझे इस बात का है कि आर्मी तो किसके रहमो करम पे चले? कश्मीरी अवाम नई दिल्ली आगे शबनम जी, सबसे ज्यादा नई दिल्ली ही तो इस देश की राजधानी है ना। मैं आपसे यही कह रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। सोहेल बुखारी साहब पूछिए कि इनको जो पैसा दिया जाता है वो कहाँ जाता है। सोहेल बुखारी साहब लोगों का नाम ये लेते हैं और अपने घर ये भरते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को आगे किया है और बेचारे कश्मीरी लोग मर रहे हैं। ठीक है, सोहेल बुखारी साहब सब जवाब लेते हैं, मीडिया सलाहकार हैं जम्मू कश्मीर सरकार के। तो सोहेल साहब आप ही जवाब दे दीजिए। पहले सुलगाया और अब जब दहक रहा है तो कहती हैं बदकिस्मती है। ये भी दिलचस्प है कि शबनम जी ने बदकिस्मती शब्द से शुरू किया और महबूबा मुफ्ती जो कि मुख्यमंत्री हैं वो भी इसे बदकिस्मती कह रही हैं। ये बैड गवर्नेंस है, ये भड़काना है, ये सुलगाना है जो अब इस तरह से सामने आ रहा है। सुहेल बुखारी साहब, मैं तो कहूंगा कि मुझे अफसोस के साथ मुझे भी इसी शब्द से शुरू करना पड़ेगा कि ये बदकिस्मती ही है कि यहाँ पर शबनम जी जो कि शायद एक बार इलेक्शन लड़ी हैं एक असेंबली सेगमेंट के लिए और वहां हार चुकी हैं,
खुद को कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव बताती हैं, और महबूबा मुफ्ती जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की हेड हैं, एक ऐसी पार्टी की जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इलेक्शंस में बन के उभरी, उनको बोलती है कि शी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक, आई एम रिप्रेजेंटिंग पब्लिक। एक ऐसा शख्स जो खुद एक छोटी सी तो सुनिए अरे सुनिए, मुझे हराया गया। अरे शांति शांति शांति, आपने बात की, हमने तो कुछ नहीं कहा। अरे सुनिए तो किसको बोल रहे हैं आप लोग? आपको अंदाजा है कि आप इंडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की सरकार है। शबनम जी, आपका ये कहना है इंडायरेक्टली कि यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन की सरकार है। आप क्या कह रही हैं, जरा सोचिए, आप अपने शब्दों को जरा इन पे एक बार ऐसा कीजिए, क्या बोल क्या रही है। यहाँ पे लोग बाहर आए, बड़ी संख्या में वोट किया, एक कोalition सरकार बनी, और अब आप कह रही हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन की बनाई हुई सरकार है। इससे बड़ा अफसोस का क्या, इससे बड़ा अफसोस का क्या मकाम क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को क्यों शुक्रिया अदा किया, आप खुद को रिप्रेजेंटेटिव बोल रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर का, और महबूबा मुफ्ती साहिबा, अरे छोड़े कौन से हार के आए, मुझे हराया गया था, उसमें पीडीपी का सबसे ज्यादा हाथ है। अफसोस की तो बात यह है कि जब आप जैसे खुद को हमारा रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, संबित पात्रा जी, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, और तब जाके ऐसे हालात बनते हैं। संबित पात्रा जी, मुझे लगता है आपको बहस में शामिल होना चाहिए। सवाल ये है लोगों के बच्चों को मार के आप हैं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि आप महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमें जम्मू में मिला, उन्हें श्रीनगर में मिला, और जम्मू कश्मीर को अगर एक स्टेबल सरकार चाहिए तो हमने ये किया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि परिस्थितियां बहुत खराब हो रही हैं। आंख बंद कर लेने से सामने का सच नहीं बदलेगा। संबित पात्रा जी, जो तस्वीरें हैं, बीच में एक नाला है, सेना एक तरफ है, दूसरी तरफ वो घर जिसमें एनकाउंटर होना है, और बीच में एक पूरी भीड़ है लोगों की, जमावड़ा है, जो सेना को उन आतंकियों से दूर रख रही है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप, बेकाबू होता चला जा रहा है मामला, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है, इसे बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से गवर्नेंस का इशू बना के और किस्मत, बदकिस्मती अर्थात किस्मत पे छोड़ने से नहीं होगा। ये दुश्मन मुल्क अर्थात पाकिस्तान के बहुत सारे प्लानिंग की वजह से हो रहा है, इसको बड़े सीरियसली लेना होगा, और ये आइडियोलॉजी का विषय है। ये जो नौजवान पत्थर फेंक रहे हैं, जिनको कुछ लोग जो उनके सिंपथाइजर है उन्हें बच्चे कहते हैं, ये बच्चे नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रहे हैं, और ये कोई आज से नहीं लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत समय से। ये मुट्ठी भर लोग, और ये कश्मीर के केवल मुट्ठी भर लोग हैं, पूरे कश्मीर की जनता को और आवाम को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 70% कश्मीर की आवाम ने अलगाववादियों के बॉयकॉट के नोटिस के बावजूद भी बाहर आके वोट किया और हिंदुस्तान की हुकूमत में भाग लिया। मैं आपको टोक रही हूं सर, क्योंकि मैं मानती हूं कि एक जवाब आपकी तरफ से आएगा, इसीलिए फिर से टोक कर पूछ रही हूं। वो परिस्थिति अब यहां पहुंच गई है कि खुलकर ये लोग आतंकियों को बचा रहे हैं। मतलब ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी। हमने देखा कि आर्मी और कुछ जो वहां पर पत्थरबाज हैं, जो देशद्रोही कह लीजिए, आप उनको देश के दुश्मन कह लीजिए, नाम जितने देने दे दीजिए, वो पत्थर फेंक रहे हैं सेना पर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक लाइव एनकाउंटर में खुलकर ये लोग आतंकियों को बचा रहे हैं सेना से। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है सरकार की नजर में? मैंने कहा इसीलिए इसको किस्मत पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिए कि किस प्रकार का प्लानिंग हो रहा है, और यही था कारण कि 16 फरवरी 2017 को आर्मी के जो चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, वो उनको बहुत कष्ट हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। तभी तो उन्होंने कहा था कि ये जो लोग हैं ये ओवर ग्राउंड सपोर्टर्स ऑफ टेररिस्ट है, इस शब्द का प्रयोग किया था। आपने बिल्कुल सही किया, ये आतंकवादियों को बचा रहे हैं। उसके लिए एक शब्द भी आर्मी चीफ ने प्रयोग किया था, ओवर ग्राउंड सपोर्टर्स ऑफ टेररिस्ट। और उन्होंने कहा था, आज तो मैं चेतावनी नहीं, मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि आप संभल जाइए। उनके मां बाप को भी कहा था कि अपने बच्चों को आप समझाइए, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अंग्रेजी में कहा था, वी विल गो हेल्टर स्केल्टर आफ्टर देम। और आज वो मौका आ गया है कि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश की संप्रभुता का विषय है। संप्रभुता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं हो सकता। शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूं। सर, कोर्ट ने भी कहा पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिसमें कहा गया कि बहुत गंदा पानी जो होता है
वो उन पर फेंका जाए, जो कि बदबूदार पानी, और जो भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इन सब के बीच में आज ऐसी परिस्थिति बनी कि ये पत्थरबाज आतंकियों के बीच में आ गए, एनकाउंटर में आ गए, गोलियां चली, 3 सिविलियंस मारे गए हैं, कई घायल बताए जा रहे हैं। किस तरफ जा रहा है मामला और क्या करना चाहिए सेना को ऐसे वक्त पर? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, इसमें इतनी लंबी चौड़ी सोचने की बात है ही नहीं। आर्मी चीफ ने एक बड़ा सही और करेक्ट स्टेटमेंट दिया, उसके बाद हुआ क्या? अगले दिन हमारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि पूरे देश के बड़े माने जाने पहचाने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने आर्मी चीफ के रिमार्क को कंडेम किया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ जो आज हो रहा है। उससे ये हुआ कि नौजवान सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स उनके साथ हैं और उनके साथ मिलकर वो आर्मी चीफ के बरखिलाफ लड़ सकते हैं। ये अपने बूते पे नहीं लड़ रहे, ये पाकिस्तान के 10, 15, 20, 50 रुपए के लिए नहीं लड़ रहे, ये अब लड़ रहे हैं इस मारे कि भारत के इतने सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि कल परसों कश्मीर में इलेक्शन भी लड़ने जाएंगे, जो 3 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को कंडेम कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है? उससे ये हुआ है कि नौजवानों को शक्ति मिली है, ताकत मिली है उसके बरखिलाफ जाने के लिए। तो नतीजा देख लिया आपने आज। पैलेट गन की बात मत कीजिए, आर्मी पैलेट गन नहीं रखती है। आर्मी के पास, आर्मी चीफ ने कहा हम बंदूक रखते हैं, और अगर हमारे लेजिटिमेट मिलिट्री टास्क में कोई बाधा डालेगा, वो हमारे जिस तरह से टेररिस्ट है उनका सिंपथाइजर और सपोर्टर है, उसको उसी गोली से मारा जाएगा जिसको बाकी को मारा गया। ठीक है, उन्होंने अच्छी तरह समझाया, पेरेंट्स को समझाया, बच्चों। जो जन्नत है वही जन्नत आज भी है, लेकिन उस जन्नत में क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आतंकी जिनको कॉर्डन ऑफ करके जीरो इन किया सेना ने, ये तस्वीरें देखिए। बीच में एक नाला है, पहाड़ी नाला, एक तरफ ये सभी लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने आतंकियों को बचाने के लिए बीच में शील्ड का कवच बनने की कोशिश की, बीच में खड़े हो गए। सेना एक तरफ, दूसरे तरफ आतंकी, और फिर ये विरोध प्रदर्शनकारी वहां पर पत्थरबाजी करने लगे। अब इन पत्थरबाजों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि सेना ने अपना एनकाउंटर जारी रखा। पुलिस फायरिंग हुई जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई। अब इसे बदकिस्मती और इस पर दुख जाहिर कर रही हैं महबूबा मुफ्ती, लेकिन सवाल यही कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई है? सबका अपना अपना स्टैंड, वो स्टैंड कभी राजनीति में वोट समेटने के लिए एक तरफा हो जाता है और कभी सत्ता में आने के बाद दुख में बदल जाता है। इन्हीं सवालों पर हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। लेकिन सोहेल बुखारी जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूं। सवाल यह है कि दुख वो जाहिर कर देती हैं, बदकिस्मती भी इसे करार दे देती है। आप भी दे दें, मैं भी दे दूं, शबनम लोन जी भी दे दे, लेकिन ये जो परिस्थिति बन रही है इसका कोई हल है आपके पास? क्योंकि एक वक्त पर कट्टरवादिता को वहां पर साथ और शह देती थी महबूबा मुफ्ती, जिसकी वजह से आज उन पर ये तमाम सवाल होते हैं और लोग संदेह की नजर से उन्हें भी देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्होंने तो देखिए पहले कुछ और बोलती थी, अब बीजेपी से हाथ मिला लिया सरकार बनाने के लिए। उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए अगर शबनम लोन साहिबा ऐसा स्टेटमेंट दें जैसा कि आप कह रही हैं, तो शायद मैं समझ भी सकता हूं। उनके अपने कंपल्शंस हैं, शी इज इनटू पॉलिटिक्स, उन्होंने यहाँ राजनीति भी की है, वोट भी मांगे हैं, इलेक्शन भी लड़ा है। लेकिन जब आप ऐसा स्टेटमेंट दें तो शायद बात सही नहीं होती है, क्योंकि एक ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्षा होते हुए हमेशा से जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, यहाँ के मसलों को सुधारने के लिए एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की सपोर्टर रही हैं, और वही पॉलिटिकल फिलॉसफी पीडीपी की रही है। अब आप उनको ये इल्जाम लगाएं कि जी आज ये ऐसा कर रही हैं तो वैसा कर रही हैं, वो राजनीति के लिए कुछ लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट के नाते ऐसा ना कहें तो बेहतर होगा। मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहूंगा कि जब ये एनकाउंटर चल रहा था चादुरा में, आज ही सुबह दक्षिणी कश्मीर में एक चुनावी रैली से संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती साहिबा अपनी तकरीर में लोगों को यही बात समझा रही थी कि मसले का हल वायलेंस से नहीं हो सकता, और जो लोग वायलेंस के रास्ते पे चले हैं उनको वहां से हट जाना चाहिए, जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं उनको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसी के रास्ते से हो सकता है। हमने देखा है कि जब जब ऐसी कोशिशें
पीछे हुई हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब मुख्यमंत्री थे तब भी एक ऐसा दौर चला कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन और डायलॉग के रास्ते चूंकि आपने मेरे सवाल पूछने पे एक सवाल पूछा, एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछने दीजिए सर। जहां तक सोहेल साहब प्लीज सर, सुनिए प्लीज सर, एक सवाल तो पूछने दीजिए। जहां तक क्या महबूबा मुफ्ती सेपरेटिस्ट से बातचीत के हक में है या नहीं है? करने की बात आपने कही, अंजना जी, मैं सर मेरे सवाल का जवाब, कोई भी कश्मीरी मरे गलत तो बोल हर रहे हैं, कश्मीरी ये को बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। दुख प्रकट करने का पूरा हक है, इनफैक्ट करना ही चाहिए। मरे क्योंकि जो क्यों, मर रहे हैं वो कश्मीरी हमारे क्यों लोग मरे? हैं, चाहे कहीं से ये भी हो। पॉलिटिशियंस शुड बी वोटेड आउट। सेपरेटिस्ट से बातचीत के हक में रही है या नहीं महबूबा मुफ्ती, ये मुझे बता दीजिए सोहेल बुखारी साहब। नीड टू बी वोटेड आउट। अरे आप भी पॉलिटिशियन हैं शबनम लोन साहिबा, आप इलेक्शन लड़ चुकी हैं। अरे आप शबनम लोन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। ये सोहेल बुखारी वर्सेस शबनम लोन नहीं है। ऑब्सेस हो गए मेरे से, क्या बात है? क्या छोड़ दीजिए शबनम लोन की हिस्ट्री को, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि क्या वो सेपरेटिस्ट से बातचीत के हक में रही है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है सोहेल बुखारी जी, क्या वो सेपरेटिस्ट से बातचीत के हक में रही है या नहीं रही है? बिल्कुल बातचीत के ही हक में हमेशा रही हैं। हाँ, और बीजेपी सरकार नहीं चाहती है ये, केंद्र की सरकार ने इसी बात पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते अपने काट लिए उस वक्त। तो ये क्या है फिर जो आप मेरे सवाल पूछने के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? सर आप तो तय कर लीजिए कि जिसका हाथ थामे आप इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं। एक सेकेंड 10 मतभेद है, 10 बुनियादी मतभेद है आपके और बीजेपी के बीच में, लेकिन कुर्सी बड़ी साबित हुई। कर रही है कुर्सी बड़ी साबित हुई। मतभेद नहीं है, बिल्कुल मतभेद नहीं है। डॉक्टर संबित पात्रा बैठे हैं पैनल पे, मुझे उम्मीद है कि वो खुद अपना बीजेपी का स्टांस क्लियर करेंगे। तो फिर संबित पात्रा जी मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आप सेपरेटिस्ट से बात करने पर पाकिस्तान पर बौखलाते हैं, ये सेपरेटिस्ट। एक सेकंड सोहेल प्लीज, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सोहेल सब लोग शांत हो जाएंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। अंजना सुनिए, बोलिए जी। संबित पात्रा जी, मुझे लगता है अब आपको जवाब देना चाहिए। सेपरेटिस्ट से बातचीत वो करना चाहती हैं, हमने पूछ लिया कि फिर ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है, तो उनको लग रहा है कि सवाल गलत है। मेरा आपसे ये कहना है, आप सेपरेटिस्ट से बातचीत के बिल्कुल खिलाफ है, केंद्र सरकार खिलाफ रही है, और जब पाकिस्तान एम्बेसी वो चले गए तो इतना बवाल मचाया गया आपकी तरफ से। अब मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि वो दुख जाहिर कर रही हैं पत्थरबाजों की मौत पर, आप कर रहे हैं या नहीं? देखिए, जहां तक सेपरेटिस्ट वाला विषय है, बहुत स्पष्ट रूप से राजनाथ जी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप सेपरेटिस्ट से बात करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम केवल उन्हीं लोगों से बात करना चाहेंगे जो हिंदुस्तान के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास रखते हैं। जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, हम उनको स्टेक होल्डर ही नहीं मानते हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेक होल्डर नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट मत है। दूसरी बात है, जहां तक मौतों पे दुख, आप देखिए, मौतों पे दुख तो होना चाहिए, मगर मैंने कहा कि बिपिन रावत साहब, जनरल बिपिन रावत ने जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी थी, बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने उसके खिलाफ बयानबाजी की थी कि बिपिन रावत साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम तो खड़े थे और खड़े हैं सख्ती से ही। और ये देखिए, ये पॉलिटिशियंस के लड़ने का विषय नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल वार हो रहा है। आपको याद दिलाऊं, थोड़े दिन पहले बुरहान वानी के जो सक्सेसर है, उसने कहा था ये आजादी की लड़ाई नहीं है, ये तो खिलाफ कैलिफेट, एक जो कैलिफेट बनाने की लड़ाई है, जैसे सीरिया में चल रही है, उस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी मैं शबनम लोन जी से एक सवाल पूछ लेता हूं, आइडियोलॉजी कैसे अलग अलग है। शबनम जी, आप बुरहान वानी को आतंकवादी मानती हैं या नहीं मानती हैं? अभी आप 2 घंटे और डिबेट कर लीजिए, शबनम लोन बुरहान वानी को आतंकवादी बोलेगी ही नहीं। तो यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और यही समाप्त होना आवश्यक है। महबूबा जी नहीं ना मानती है, आपके निर्मल किसने कहा नहीं मानती है? किसने कहा नहीं मानती है? आप मानती है नहीं मानती, बताइए पहले। आप मानती है नहीं मानती है? महबूबा जी, आप मानती है नहीं मानती है, बताइए। मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी मानते हैं कि बुरहान वानी आतंकवादी है, आप मानती है नहीं मानती है, बता दीजिए। महबूबा मुफ्ती भी मानती है कि वो आतंकवादी है, आप मानती है बुरहान वानी आतंकवादी है? यहाँ टीवी पे आप डिबेट कर रही है, नेशनल चैनल पे, आप इतना तो बता दीजिए, बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं है? अंजना जी, आपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देख लिया है। कश्मीर के प्रॉब्लम का जड़ क्या है आपके चैनल में मालूम पड़ रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट की वकील वो बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं कह पा रही है। दिस इज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, हिंदुस्तान देख रहा है। अरे संबित, कम आउट ऑफ दिस। जवाब है ही नहीं तो बुरहान वानी से ऑब्सेस्ड हैं, कम आउट ऑफ दिस ऑब्सेशन।
मैं आपसे बोल रही हूँ, मुझे जवाब देने दीजिए। हम क्यों ऑब्सेस होंगे? सब कोई नहीं, सब कोई ऑब्सेस नहीं है, ये हकीकत है। आप अरे महबूबा से, अरे बता दीजिए वो आतंकवादी था या नहीं था? 6 महीने को छुपी हुई थी, मालूम पड़ जाएगा। मर गए, ये तो सब छुपे हुए थे। आप बता दीजिए ना मैडम, आप मानती है नहीं मानती है? बुखारी साहब आप मानती है या नहीं मानती है? ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। जो लोग पत्थर मार रहे हैं वो बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं मानते हैं ना। अरे सुनिए, महबूबा मुफ्ती कहती है मुझसे बहुत गलती हुई, मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ बुरहान। अरे महबूबा मुफ्ती क्या कहती है वो हमने जवाब दिया है। अरे 2006 से वो बुरहान वानी घूम रहा था, हम ही ने मारा है। आप बता दीजिए, आप तो एक इंडिपेंडेंट बीइंग है, आप तो एक व्यक्तिगत बीइंग है, आप तो अपना मत रखती है। आप क्या सोचती है बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं है? देखिए अंजना जी, मैं बताऊं, जो पत्थर मार रहे थे वो भी बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं मानते हैं, और यहाँ आपके शो में शबनम लोन भी नहीं मानती हैं। अंजना जी, आप हमारी एंकर हैं, आप बनवा लीजिए, इनसे पूछिए ये सवाल एक बार, ये मानती है कि नहीं। इसी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। अंजना जी, मेरे बैठने की जरूरत है या नहीं? आ रही हूँ मीम साहब, एक सेकंड सर, फौरन आ रही हूँ मीम अफजल साहब। शबनम जी, इसका जवाब दीजिए आप। अच्छा, पहले बैठने की जरूरत है क्या? उसके बाद मैं बोलूंगी। तुरंत आ रही हूँ मीम साहब, तुरंत आप बोले, उसके बाद मैं बोलूंगी। नहीं, हाँ और ना में बोल दीजिए, 10 सेकंड में हो जाएगा। हाँ और ना ही बोलना है, उसके बाद मैं बोलूंगी। नहीं, आप मेरा ख्याल है कंटिन्यू करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आतंकवादी है या नहीं है? जब बिपिन रावत साहब ने ये कहा कि एनकाउंटर के रास्ते में जो आएंगे उन्हें हम दुश्मन मानेंगे, आप सेना के साथ खड़े हैं क्योंकि आज वो परिस्थिति सामने आ गई। मीम अफजल साहब, मैंने सुना ही नहीं आपने क्या सवाल पूछा। मीम अफजल साहब, माफी, मैं फिर से दोहराती हूँ सवाल। मैंने ये कहा बिपिन रावत साहब ने जब ये कहा, बिपिन रावत साहब ने जब ये कहा अगर इन्हीं लोगों से बात करनी थी तो बुलाने की जरूरत नहीं थी। पत्थरबाजों के और हमारे ऑपरेशन, हमारे किसी भी आतंकी और ऑपरेशन के बीच में आएंगे तो हम उन लोगों को भी दुश्मन की तरह ही ट्रीट करेंगे, और किसी की वजह से हम नहीं, जो हथियार है, ये चेतावनी नहीं, हम बस बता रहे हैं। आज वैसी परिस्थिति आ गई, सेना के साथ हैं आप, आपको लगता है सही फैसला था? देखिए, हमारा तो बिल्कुल सीधा मानना यह है कि जो कश्मीर के लोग पत्थरबाजी करते हैं उनको किसी भी हालत में पत्थरबाजी नहीं करना चाहिए। इस पत्थरबाजी से कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है, और ये बात भी अपनी जगह पर हकीकत है कि पत्थरबाजी बाकायदा पहले कुछ लोगों के इशारे पर होती थी, अब उन्होंने उसको एक पेशा सा बना लिया है। आज जो कुछ भी हुआ उसका आप जिक्र कर रही हैं, बीच में एक नाला था, बीच में लोग आ गए, ये क्यों हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि फौज को अपना काम करना था और उसने किया। जहां तक अभी मैं बहस सुन रहा हूं, शमीत पात्रा जी जब भी यहाँ बैठे होते हैं, शबनम लोन जी बैठी होती हैं, तो बुरहान वानी पर जाकर के वो मामला हमेशा अटक जाता है, और शमीत पात्रा जी पूरी डिबेट को डाइवर्ट कर देते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? आपने ये सवाल इनसे भी पूछा और आपने बुखारी साहब से भी वो पूछा। कोर इशू है। देखिए, हकीकत क्या है, समझिए इस बात को, वो कोर इशू है। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की आतंकवादी नहीं भाई सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, मैं तो आपके साथ हूँ। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ भैया इस मामले में। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। शबनम लोन को कॉर्नर करते आप यही सवाल पूछ के, कम से कम 10 डिबेट्स में मैं देख चुका हूँ, 10 डिबेट्स में मैं देख चुका हूँ कि आप शबनम लोन पर यही कहकर वार करते हैं और इसी पर डिबेट को खत्म करवा देते हैं, और डिबेट पे इशू रह नहीं जाता। आज जो है वानी इशू है या आपकी सरकार इशू है? उत्तर मिलना जरूरी है। क्या कर रही है? क्योंकि शबनम लोन कोई छोटी हस्ती नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग लॉयर है। अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग लॉयर आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल सकता है तो हम क्या डिबेट कर रहे हैं? ये तो बहुत सारे वानी घूम रहे हैं, इनके बारे में क्या है आपकी राय? 12 घंटे से भी ज्यादा चला एनकाउंटर, और एनकाउंटर में आखिरकार एक आतंकी को मार गिराया गया, हथियार बरामद कर लिए गए। लेकिन जो तस्वीर बनी वो परेशान परिस्थिति बताती है, वो ये कि पूरी भीड़ पत्थरबाजों के बीच में आ गई और आतंकियों को बचाने पर उतारू थी। पुलिस फायरिंग करती रही, जिसकी वजह से 3 नागरिकों की भी जान चली गई। देखते रहिए आज तक।